हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अभिषेक सर आपके अपने चैनल सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़ गया हूं और आज जो हम सीखेंगे या पढ़ेंगे गोधली क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर जानेंगे। ठीक है, क्लास फर्स्ट चैप्टर जो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को आसान भाषा में, सरल भाषा में समझाए, ताकि आप लोग को इस जो चैप्टर है काफ़ी दिक्कत आती है समझने में, वो दिक्कत ना आए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, तो आप लोग करना क्या है, बस शांतिपूर्वक इस चैप्टर को ध्यान से सुनना है। ठीक है, हम आते हैं, पहले जो चैप्टर का परिचय होता है, कहाँ से इस चैप्टर को लिया गया ना, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये जो चैप्टर है भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर का एक भाषण है, उन्हीं में से इस चैप्टर को लिया गया है। ठीक है, समाज के लिए, ताकि समाज को एक नई दिशा मिले, समाज को नए सोचने का जरिया मिले, इस चीज को हम लोग जानेंगे। तो आते हैं, लेखक परिचय देखते हैं हम लोग। भीमराव अम्बेडकर। ठीक है बाबू, देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ है? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ठीक है, हुआ कहाँ है? महू मध्य प्रदेश, एक दलित परिवार में हुआ है। ठीक है, एक छोटे से परिवार में हुआ है। 14 अप्रैल कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। महू महू जो है मध्य प्रदेश में एक राज्य है भारत का, वहीं पड़ता है। ठीक है, और कौन से परिवार में? एक दलित परिवार, एक अति पिछड़ा परिवार में हुआ है। ठीक है, मानव मुक्ति के पुरोध बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। ठीक, मानव के विकास, उसके लिए सबसे ज्यादा वो अग्रसर थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद, जो प्राइमरी शिक्षा होती है 1 से लेकर 8 तक, प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, ठीक है, वो बड़ौदा के एक नरेश है, उनके प्रोत्साहन पर हाई शिक्षा के लिए, उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका, फिर वहां से लंदन, इंग्लैंड उन्होंने संस्कृत की धार्मिक, पौराणिक और पुरा वैदिक वर्णमय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक समाजी के क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। ठीक, ये जो है उन्होंने पढ़ाई की तथा उन्होंने क्या क्या योगदान किया, इसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। ठीक है, स्वदेश में कुछ समय तक, स्वदेश यानी खुद के देश भारत, स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। ठीक है, कुछ समय कोर्ट में रहे भी। समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उन्होंने बाबू भारत देश में जो है वकालत भी किया है कुछ समय के लिए, और हमारे जो सोसाइटी है, उस समय की सोसाइटी समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, जिसको पहले के लोग अछूत मानते थे, उन्होंने अछूत, स्त्रियां और मजदूरों के मानवीय अधिकारों, जो उनका अधिकार होता है, सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किए, बहुत प्रयास किए। ठीक, उनके चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। पहला कौन? बुद्ध, कबीर और ज्योति फुले। इन्होंने इनका साथ दिया, उन्होंने इनसे बहुत कुछ सीखे। भारत के संविधान निर्माण में, भारत का जो संविधान है उनके निर्माण में उनकी महती भूमिका और एक निष्ठा समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनको जो है, उन्होंने संविधान निर्माण के प्रति बहुत ज्यादा अपना समर्पण किया, बहुत योगदान रहा उनके, जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, भारतीय संविधान के का निर्माता कहकर, उन्होंने निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहब का क्या हो गया? निधन हो गया। कब निधन हुआ है? 1956 में, दिसंबर 1956 में, और भी कहा दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग।
बाबा साहब ने जो पुस्तकें लिखी, बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचना एवं भाषण है। उन्होंने कहीं कहीं भाषण भी दिए। और उनकी जो रचना है, द कॉस्टेस इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनिसस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, डू और दे, हु और सुज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, ठीक, एनिलेशन ऑफ कास्ट आदि। हिंदी में उनका संपूर्ण वर्णमय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वर्णमय के नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। ठीक है बाबू, ये सब उन्होंने जो रचनाएं दी है, भाषण दी, उनका जो किताब है, जो पुस्तक है, ये नाम दिया हुआ है। यह प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण, ये जो हम आगे पाठ पढ़ेंगे, ये कहाँ से लिया गया, यही चीज यहाँ देखना, इस एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। यह प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन, एनिहिलेशन ऑफ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा, किनके द्वारा, ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन साथ लिया गया है। इन्होंने एक भाषण दिया, उस भाषण से इस चैप्टर का लिया गया। ठीक, यह भाषण जो है जाति पाति तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार गया था। 1936 में एक भाषण हुआ था जाति के तोड़ने के लिए, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजक के पूर्णतः सहमति ना बन सकी। जो आयोजकर्ता थे, उनकी सहमति ना बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा ना जा सका। और इस भाषण जो तैयार हुआ था, वो भाषण हो ना सका। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन और शिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा, ठीक, पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। उन्होंने जाति प्रथा को कहा कि जाति प्रथा के आधार पर श्रम का विभाजन करना उचित नहीं है। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र की उसकी अस्वस्थकार प्रकृति पर भी यह एक सम्राट विधिवता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। कह रहे हैं अगर हम भारत को भविष्य के लिए अच्छा लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं तो नागरिकों के लिए क्या है, शिक्षाप्रद है। सीखना चाहिए ताकि इसके ज्ञान मिले, इससे जो है भारत का विकास हो। ठीक है, जाति पाति का जो भेद है उसका भी अभी चल रहा है, उसको कम किया जा सके। इसके बाद हम बाबू चैप्टर में प्रवेश करेंगे। अब हम बाबू आप लोग को लेखक का परिचय दे दिए कि भीमराव अम्बेडकर द्वारा के भाषण से इस चैप्टर का निर्माण हुआ है। और किसने किया है, ललई सिंह यादव ने। तो हम लोग भीमराव अम्बेडकर के बारे में जाने कि उन्होंने भारत के लिए क्या क्या योगदान दिया। ठीक है, अब मेन जो चैप्टर में आते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यानी श्रम जो हम लोग मेहनत करते हैं, कोई काम करते हैं, उनका विभाजन और जाति प्रथा दोनों एक दूसरे से कैसे भारत में लिंक है, इस बात को हम लोग जानेंगे। क्या चीज कि जो हम लोग श्रम करते हैं, जो कोई भी आदमी मेहनत करता है अपना जीवन बिताने के लिए, गुजर बसर करने के लिए जो कोई कार्य करता है। ठीक है, जैसे लोहार हो गया, लोहा का काम करेगा, सुनार हो गया, सुना बनाने या बेचने का कार्य करता है। तो उनकी जो श्रम विभाजन है वो जाति प्रथा से कैसे लिंक है, इसके क्या समाज में दोष है, क्या बुराइयां है, इसके लेके लोग क्या सोचते हैं, ये इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। ठीक है, कि क्या चीज, जैसे समाज, हमारा जो समाज है, कोई लोहा का काम करता है, उसको उसके श्रम के आधार पर लोहार कहा जाता है ना। और कोई नाई का, कोई हजामत बनाने का काम करता है, बाल काटने का काम करता है, उसको नाई कहा जाता है। तो कैसे उनके श्रम के आधार पर उनकी जाति बांट दी गई है, इस चीज को इसमें दिखाया गया है कि यह सही है कि गलत। बस इतने ही चैप्टर में है, पूरी चैप्टर में इतनी बात है उनके द्वारा कि कोई ना चाहते हुए भी अपनी पैतृक पेशा को नहीं बदल सकता है। कुल मिलाकर बात इसमें हम लोग इतना सीखना है, इतना जानना है कि श्रम के आधार पर जाति प्रथा। ठीक है, तो हम चैप्टर में प्रवेश करते हैं। ठीक, देखिए, यह विडंबना की ही बात है। विडंबना यानी आश्चर्य की बात है। ठीक है, यह विडंबना की ही बात है
कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। कह रहे हैं कि यह आश्चर्य की बात है। क्या चीज का बात है बाबू? आश्चर्य की बात है, मतलब सोचने वाली बात है, हैरान करने वाली बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जो हाँ जातिवाद है उसके कम करने वाले लोग नहीं, बढ़ावा करने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है। ये बहुत आश्चर्य की बात है। ठीक है, इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। मतलब कह रहा है कि जाति के चाहने वाले जो लोग हैं इसके कई आधारों पर क्या करते हैं, इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। जो जातिवाद के समर्थक है वो उनका कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को क्या मानते हैं, आवश्यक मानते हैं। मतलब जो जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं उनका मानना है कि आधुनिक सभ्य समाज के लिए श्रम विभाजन जो है समाज के लिए क्या है, आवश्यक है। जो जातिवाद को बढ़ावा देते उनका ये बात को मानना है। ठीक है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है, कह रहे हैं लेखक, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। लोगों का मानना है कि श्रम विभाजन जो है क्या अति आवश्यक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है। लेखक का कहना है कि इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ सार्वजनिक विभाजन का रूप लिए हुए। कह रहे हैं लेखक कि इस संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ सार्वजनिक विभाजन का रूप लिए हुए। कह रही है जाति प्रथा जो होती है श्रम विभाजन मतलब जो काम है उसको तो बांटी हुई है, साथ साथ श्रमिकों की जो है उनको भी बांट दी गई है। क्या कर दी गई है, श्रमिक प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ सार्वजनिक विभाजन का रूप लिए हुए। कह रही है जो जाति प्रथा श्रम विभाजन तो की है, मतलब जो हम लोग मेहनत मजदूरी लोग करते हैं, अपना अपना अलग अलग पेशा करते हैं, उनको तो विभाजन की, साथ साथ उनको बट उनके जो करने वाले लोग उनको भी बांट दिए। यानी जो श्रम करते हैं, जो तो श्रमिक बने, उनको भी क्या किए, बांट दिए। ठीक है, ये मानते हैं लेखक साहब कि जो श्रम विभाजन हुआ है वो क्या किए, जाति के साथ साथ लोगों को भी बांट दिए, यानी श्रमिकों की बांट दिए। ठीक, अलग अलग श्रम विभाजन जो है निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। कह रहे हैं श्रम जो विभाजन है, मन अलग अलग लोगों कार्य को बांट देना निश्चित ही क्या है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। आज के सभ्य समाज के लिए क्या है, जरूरत है। ठीक, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों को विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। कह रहा है कि श्रम विभाजन तो जरूरी है, अलग अलग लोगों को काम बांट देना जरूरी भी है ताकि लोग सही से अपना कार्य कर सके। अब एक ही आदमी को बहुत सारा काम दे दिया जाएगा, वो कर पाएगा ठीक से? नहीं। तो काम जो बांट दिया गया ठीक है, लेकिन लेखक कह रहे हैं कि भारत के किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों को विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। श्रम बांटिए, उनका कहना है श्रम बांटिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि श्रमिकों को आप बांट दीजिए, उच्च नीच का करार दे दीजिए। ऐसा किसी भी समाज में ऐसा नहीं है। आप जो है श्रम विभाजन कीजिए, लोगों को ना बांटिए। ठीक है, उच्च नीच ना दिखाइए। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यहाँ श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा उच्च नीच भी करार देती है। कह रहे हैं भारत की जो जाति प्रथा है, जो जाति चलती आ रही है, इसकी एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। कह रहा है यह श्रमिकों को बांटती ही नहीं है, और क्या करती है, एक दूसरे विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा उच्च नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। कह रहा है कि जो है भारत की जाति प्रथा है, ये श्रमिकों को बांटती ही नहीं है, उसके साथ साथ उसकी जाति को उच्च नीच भी करार दे देती है कि ये उच्च जाति के हैं, ये निम्न जाति के हैं, ये उच्च जाति के, निम्न जाति के हैं। तो ये जो है भारत की जो जाति प्रथा है, ये क्या आपत्तिजनक है लेखक के अनुसार। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है।
जाति जो ऊंच है नीच है ऐसा जो है भारत को छोड़कर किसी अन्य देश में ऐसा चीज नहीं पाया जाता है। ये छोट जाति से आते हैं, ये बड़ जाति से आते हैं, ये चीज जो है आपको भारत में ही देखने को मिलेगा। ठीक है बाबू, आगे देखिए। जाति प्रथा को यदि कह रहे हैं, जाति प्रथा को यदि यानी जाति को यदि श्रम विभाजन का मान, यदि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यदि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए, यदि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कह रहे यदि जाति प्रथा को मान लो, कोई लोहार है वो लोहे का काम करे और उसको मन ना हो कि हम लोहारे का काम करे, दूसरा काम करे और उसको जबरदस्ती कराया जाए, ये गलत है ना। इस बात को कह रहा है जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कह रहा है जो जाति है और उसी के अनुसार कोई व्यक्ति को काम कराया जाए और उस काम को नहीं करना चाहे तो उसके लिए वो स्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम सामूहिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वो अपने पेशे या कार्य को चुनाव स्वयं कर सके। कह रहा है कि हम जाति के हिसाब से काम बांटे और लोगों को बाधित करें कि आपको यही काम करना है, आपको लोहार का काम छोड़कर दूसरा काम, सुनार का काम नहीं करना। आप जानते ही भले जानते हैं ठीक, लेकिन करना है सिर्फ लोहार का काम, तो ये उसके मन के आधार पर दे रहे हैं। ये एक तरह से ठीक नहीं है। हम उनका कहना है लेखक को, हम के मानव इस हद तक विकसित करें, इस हद तक उनको स्किल सिखाए कि वो अपने विवेक से वो अपना कार्य कर सके, अपने कार्य को स्वेच्छा से चुन सके, अपनी इच्छा के अनुसार कि हमको ये काम करना है, ये काम करना है, इस हिसाब से उनका माइंड को डेवलप करें। ठीक, ना कि उसके जाति के आधार पर उसको थोप दे कि आपको यही करना है। ठीक है, कह रहे हैं जिससे वो अपने पेशा या कार्य को चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है, कह रहे हैं इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण से, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से मनुष्य का पेशा निर्धारित किया जाता है। कह रहे हैं कि इसकी एक क्या दोष है कि कोई लड़का जन्म अभी लिया नहीं, वो गर्भ अवस्था में गर्भ में है, तो उसी के समय उसकी जाति क्या होगी, उसकी जो कार्य है, जो उसकी बेटी जो क्या बोलते हैं माता पिता सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से था पेशा। हाँ, जो पेशा है उस अभी लड़का जो है गर्भ में पल रहा है तब तक उसका पेशा निर्धारण हो गया। ये उचित है, ये किसी भी समाज में नहीं होता है। तो ये जो है बिल्कुल उचित नहीं है कि लड़का मान लो सुनार घर से है, चाहे किसी भी जाति से है, तो वही काम करे। उसका जो पैतृक लक्षण है, चाहे दूध वाले गवाला आते हैं, उनका लड़का जो है सिर्फ गाय दूहे चराए, ऐसा ही करिए, जबरदस्ती करा जाए, उचित नहीं है। उसका है पैतृक लक्षण जो माता पिता की है, दादा दादी की है, वही काम उनका नाती करेगा, ये उचित नहीं है। वो लड़का इस हद तक विकसित हो कि अपना कार्य स्वयं कर सके ना। जाति प्रथा पेशा का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए पेशे में बांध देती है। कह रहे हैं जाति प्रथा जो है, जाति प्रथा है मतलब जाति जो चल आ रही है उसकी प्रथा जो है ऐसी है कि यह दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के पेशे में बांध देती है। कह रहा जाति प्रथा जो है मनुष्य को एक पेशा में जो है जीवन भर के लिए क्या करती है, बांध देती है कि जो है सुनार का लड़का है, सुनारी छोड़कर और कोई काम नहीं कर सकता है। शर्मा जी का काम है, बढ़ी का लड़का है तो बढ़ी छोड़कर दूसरा काम नहीं कर सकता। उसको क्या करती है, जीवन भर के लिए उसको एक ही चीज में, एक ही पेशा में क्या करती है, बांध देती है जीवन भर के लिए। भारतीय जाति प्रथा। ठीक है, भले ही पेशा अनुपयुक्त अपर्याप्त होने के कारण वो भूखा मर जाए, भले ही वो पेशा में क्या हो, पैसा ना हो, उसको पर्याप्त पैसा ना हो, भूखा मर जाए, लेकिन करना सिर्फ वही काम है। आज उसको बढ़ई है तो बढ़िया काम करे, दूसरा काम नहीं कर सकता है। ये भारतीय समाज में है। आधुनिक युग में यह स्थिति, आज के युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया, जो फैक्ट्री होती है उसकी प्रक्रिया एवं तकनीक में निरंतर विकास, निरंतर जो डेवलपमेंट होते रहता है। कभी कभी आकाश में यानी अचानक परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पैसा बदलने की सत्ता पर सकते। मान लीजिए कोई लड़का जो है, कोई परिवार का लड़का दिल्ली जाकर काम आ रहा है, उसकी फैक्ट्री जो अचानक कोई घटना घट जाए, फैक्ट्री बंद हो जाए, तो उसको तो घर आना पड़ेगा। ठीक,
और उस समय उसको क्या करना पड़ेगा, दिल्ली राह ना रहकर जो अपना पैसा है पैसा बदलना पड़ेगा, जो घर आकर जो करना है उसको तो करना पड़ेगा ना, जिसके कारण मनुष्य को अपना पैसा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पैसा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। कह रहा है कि अगर इंसान को मान लो कोई परिस्थिति आई कि हम अपना चेंज करें, अपना जो पैसा चेंज करें, और उस स्थिति में भी अपना चेंज नहीं कर सकते, उस स्थिति में भी अपना पैसा को बदल नहीं सकता है, तो भूखे मरने के अलावा और कोई रास्ता है, कोई और कोई चारा नहीं है। ठीक, हिंदू धर्म की जाति प्रथा, जो हिंदू धर्म की जाति प्रथा है, किसी भी व्यक्ति को ऐसा पैसा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पैसा ना हो, भले ही वो उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पैसा प्रतिनिधि कह रहा है कि हिंदू जो धर्म है उसके अनुसार किसी व्यक्ति को ऐसे पैसे चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पैसा ना हो, मतलब जो उसका परिवार का पैसा ना हो उसको अलग से चुनने की अनुमति हिंदू धर्म नहीं देती है। जैसे क्या है कि मान लीजिए कोई सुनार का लड़का है तो सुनारी कर सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई काम उसको करने के लिए हिंदू धर्म जो है उसको बढ़ावा नहीं देती है। ठीक है, जैसे सुनार का लड़का है तो लोहार का जैसा काम करेगा नहीं, इस बात को हिंदू धर्म क्या करती है, उसको मना करती है, उसको अनुमति नहीं देती कि दूसरा पैसा चुन सके। ठीक है, भले ही सुनार का लड़का उसको लोहार का पूरा काम जानता हो, लेकिन हिंदू धर्म उसको क्या करती है, अनुमति नहीं देती है। देखिए कह भी रहा है उसका पैतृक पैसा ना हो, भले ही उसमें उपरंगत हो, इस प्रकार पैसा प्रति की अनुमति नहीं देती है। अब जो है बाबू आगे पर आप देखेंगे हम लोग क्या है कि उसकी पैतृक पैसा को परिवर्तित की अनुमति ना देकर जो है उसको पैसा जो है जो उसका जो परिवार का जो पैसा है उसमें परिवर्तन ना देकर भाई हिंदू धर्म क्या कारण बन जाता है, कह रहे हैं अनुमति ना देकर जाति प्रथा, यानी भारत की जो जाति प्रथा है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। कह रहा अगर मान लीजिए हमारे पेशा में कोई फायदा नहीं है, हम उसको नहीं करना चाहते, और दूसरा काम हमको जो है जाति प्रथा जो है हमको करने नहीं दे रही, तो हम बेरोजगार रहेंगे, बेरोजगार की संख्या बढ़ेगी। यही बात कर रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं, क्या देखते हैं बाबू, कि श्रम विभाजन के दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। अगर श्रम विभाजन बांट दिया जाए उसके बाद भी क्या है, गंभीर दोषों से भरी पड़ी है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य के सुरक्षा पर निर्भर नहीं रहता है। कह रहा जाति जो प्रथा है, जो जाति के हिसाब से जो श्रम विभाजन बांटा हुआ है, ये लोहार है तो लोहार का काम करेंगे, ये सुनार है तो सुनार का काम करेंगे, ये बड़े है तो बड़े का काम करेंगे, जो बांटा गया है उसकी मनुष्य की सुरक्षा पर निर्भर नहीं किया गया है, उसकी मनुष्य की सुरक्षा पर निर्भर नहीं रहता है। मान लीजिए कोई लड़का बड़े का लड़का है, वो पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया और उसको इंजीनियर ना करा कर वही कराया जाए, बढ़िया वाला काम कराया जाए तो उसको अच्छा लगेगा, उसकी इच्छा पर निर्भर है, बिल्कुल इच्छा पर निर्भर नहीं है, उसको थोड़ा सा उचित नहीं लगेगा। कह रहे हैं मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान आत्महत्या नहीं रहता है। कह रहा जाति प्रथा में जो है मनुष्य इच्छा और उसकी व्यक्तिगत जो भावना है, उसकी भावना है कि हम जाकर कोई फैक्ट्री में इंजीनियर काम करें, मैनेजर बने, और उसके परिवार की इच्छा है, समाज की इच्छा है, समाज जो जबरदस्ती उसको वही काम थोपना चाहता है तो उसकी सुरक्षा पर निर्भर नहीं रही। ठीक है बाबू, तो कह रहा है इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है। आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ, बिना मन के साथ, केवल व्यवस्था वश करते हैं। ऐसी स्थिति में स्वतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। क्या है, मान लो हमारा ही काम है, अगर हमसे कोई जबरदस्ती काम कराए कि ना आपको यही काम करना है, हमारा उसमें मन ना लगता हो, थोड़ा सा रुचि ना, तो उस काम को हम सही ढंग से कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। कम करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, बिना मन में छोड़ देंगे, हटा देंगे, उस काम को जो है बिल्कुल सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों को ना दिल लगता है ना ही दिमाग, ऐसी स्थिति जब हमारे मन में कोई कार्य नहीं मिलेगा,
जब हमारे मन लायक कोई काम नहीं, कार्य नहीं मिलेगा तो उसको मन से करेंगे नहीं करेंगे, छोड़ देंगे तो ना कार्य का विकास होगा ना ही हमारा विकास होगा। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वाले का ना दिल लगता है और ना ही दिमाग। कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? अतः यह निर्मदा रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। इससे भी सिद्ध होता है कि जाति जो प्रथा है, जो जाति के हिसाब से काम बांटा गया है, वो कौन सी हानिकारक प्रथा है, एकदम दूषित प्रथा है। क्योंकि यह मनुष्य के सौभाग्य, प्रेम, रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों को जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। कह रहा है क्योंकि यह मनुष्य की जो इच्छा है उसको मार देती है और उसे निष्क्रिय बना देती है, एक काम के लिए उसे बाध्य कर देती है। इसीलिए क्या है, जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। ठीक, अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। जो समस्या है उसके मैं पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना शुरू कर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे, यदि अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे, यदि मैं जातीय के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि से आदर्श समाज क्या है? आप लेखा कह रहे हैं कि आप लोग जो है मेरे जाति से इतनी बुराई हमने किया, जो इतनी सच्चाई बात बताई, इससे आप लोग का प्रश्न जरूर पूछना पड़ता है कि आप जो है आपके हिसाब से सही समाज क्या है, कैसा समाज हो कि सही समाज, उचित समाज रहे ना। तो लेखक कह रहे हैं तो मेरी दृष्टि से आदर्श समाज क्या है? मेरा उत्तर होगा, कह रहे हैं मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता यानी आजादी, समता, समान, भ्रातृत्व यानी भाईचारा पर आधारित होगा। कह रहे हैं मेरा समाज ऐसा हो, कैसा आदर्श समाज हो, स्वतंत्रता हो, सभी को आजादी हो, अपने मन से जो काम करे, समता हो, बराबर का अथी करे, ना कोई छोट है ना कोई बड़ है, भ्रातृत्व यानी भाईचारा, भ्रातृत्व यानी भाईचारा क्या आधारित हो। क्या यह ठीक नहीं है? कह रहे हैं लेखक साहब यह ठीक नहीं है। भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? सभी लोग भाई भाई के हिसाब से रहे तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वंचित परिवर्तन समाज को एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। कह रहे किसी भी आदर्श समाज में ऐसा इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि छोट से लेकर बड़ तक का और सभी एक दूसरे को सम्मान करे, सभी के एक दूसरे के सहयोग करे ना। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होने चाहिए। तत्पर यह है, उनका कहना है, तत्पर यह है कि दूध पानी के मिश्रण, जैसे दूध में पानी मिलाते हैं तो मिल जाता है, दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा का यही वास्तविक रूप है। और इसका दूसरा नाम लोकतंत्र है। इसका दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र है। हम जो भारत की शासन व्यवस्था है कैसी है? लोकतंत्र व्यवस्था है। किसी को नहीं कोई दबा सकता है, नहीं कुछ कर सकता है। और इसी का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के समृद्ध अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इससे यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भाव हो। सभी को क्या करें? सम्मान करें। उम्मीद करते हैं बाबू आप लोग को ये क्लास जो है पसंद आई होगी। लाइक और जो इसमें आप लोग कमी दिखाई पड़े हमारे पढ़ाने में, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आवाज़ की चाहे जो भी चीज़ आप लोग कमी है। और आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।